28 फरवरी 2026 सुबह के 6:45 हो रहे हैं। इजराइल के एक सीक्रेट एयरबेस से एक फाइटर जेट टेक ऑफ करता है। उस फाइटर जेट पर ऐसे प्रिसिशन मिसाइल्स लगे हैं जो 1000 किलोमीटर दूर एक स्पेसिफिक रूम को टारगेट कर सकते हैं। पायलट को इंस्ट्रक्शंस क्रिस्टल क्लियर दिए गए हैं। घंटों तक फ्लाई करना है, ईरानियन एयर स्पेस के करीब पहुंचना है और तेहरान के पास्ट्योर स्ट्रीट पर एक गार्डेड कंपाउंड को एग्जैक्टली 9:50 पर हिट करना है। उस बिल्डिंग के अंदर एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है और उस मीटिंग में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी, टॉप मिलिट्री कमांडर्स और सीनियर सिविलियन लीडरशिप। अगर ये अपॉर्चुनिटी मिस होती तो शायद दोबारा कभी ना मिलती और फिर स्ट्राइक होती है। शाम तक न्यूज आती है अली खामेनी और लगभग 40 सीनियर कमांडर्स एलिमिनेट हो चुके हैं। दुनिया शॉक में है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल एक ही है, इजराइल और अमेरिका को पता कैसे चला कि खामेनी उस सुबह बंकर में नहीं बल्कि ऑफिस में होंगे। ये कहानी सिर्फ एक एयर स्ट्राइक की नहीं है, ये कहानी है डिकेड्स लॉन्ग शैडो वॉर की, इंटेलिजेंस पेनिट्रेशन की और मॉडर्न सर्विलेंस स्टेट के असली पावर की। आज हम पूरा पावर गेम समझेंगे। ऑफिशियल नैरेटिव के हिसाब से यूएस ईरान ओपन कॉन्फ्लिक्ट 28 फरवरी को स्टार्ट हुआ, लेकिन अगर आप हिस्ट्री रिवाइंड करें तो ये फाइट 40-50 साल पुरानी है। 1979 इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद से ईरान और अमेरिका एक दूसरे के अगेंस्ट आइडियोलॉजिकल और स्ट्रेटेजिक राइवलरी में लॉक्ड है, लेकिन दोनों के बीच ओपन वॉर नहीं, इंस्टेड कॉवर्ट ऑपरेशंस, असैसिनेशंस, साइबर अटैक्स, सैबोटेज, इकोनॉमिक सैंक्शंस और इंटेलिजेंस इन्फिल्ट्रेशन। आयतुल्ला खामेनी पर स्ट्राइक कोई सडन इंपल्सिव डिसीजन नहीं था, ये कल्मिनेशन था एक सिस्टमैटिक सर्विलेंस कैंपिंग का जो सालों से क्विकली बिल्ड हो रहा था। फाइनेंशियल टाइम्स के इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इजरायली ऑफिशियल्स ने एक लाइन कही जो सब कुछ एक्सप्लेन करती है, हम तेहरान को उतना ही जानते हैं जितना जेरूसलेम को। ये एग्जेगरेशन नहीं था। लास्ट 10 सालों में इजराइल ने एलिजेडली तेहरान के ट्रैफिक कैमरा फीड्स हैक किए एनक्रिप्टेड फॉर्मेट्स में। ये लाइव वीडियो फीड्स तेल अवीव और सदर्न इजराइल के सिक्योर सर्वर्स तक जा रहे थे। मोसाद और यूनिट 8200 जो इजराइल का एलिट सिग्नल इंटेलिजेंस यूनिट है, जो हर मेजर इंटरसेक्शन, हर सेंसिटिव कंपाउंड, हर वीआईपी रूट को मॉनिटर कर रहा था। पेस्टोर स्ट्रीट पर जो कंपाउंड है जहां सुप्रीम लीडर का ऑफिस है, वहां के आसपास के कैमरा एंगल्स का डिटेल्ड एनालिसिस हुआ। एक कैमरा स्पेसिफिकली उस पार्किंग जोन पर फोकस था जहां सीनियर ऑफिशियल्स के ड्राइवर्स और बॉडीगार्ड्स गाड़ी पार्क करते थे। यहीं से शुरू हुआ पैटर्न ऑफ लाइफ एनालिसिस। इंटेलिजेंस वर्ल्ड में इसका मतलब होता है किसी टारगेट के डेली रूटीन को इतनी डेप्थ में समझना कि डेटा ही बता दे कि कौन कब कहाँ होगा, कौन सी कार कौन सी सिक्योरिटी डिटेल के साथ आती है, किस दिन कॉन्वॉय बड़ा होता है, किस दिन सिर्फ लिमिटेड व्हीकल्स होती है, किस वक्त अनयूजुअल मूवमेंट होता है। डेटा साइलेंट होता है लेकिन पैटर्न्स बोलता है। ट्रैफिक कैमरास सिर्फ एक लेयर थी। यूनिट 8200 ने एलिजेडली ईरानियन मोबाइल नेटवर्क्स में भी डीप पेनिट्रेशन अचीव किया। ये जरूरी नहीं कि उन्हें हर कॉल का कंटेंट मिल रहा हो, कभी कभी मेटा डेटा ही काफी होता है। कौन किससे बात कर रहा है, कब कॉल हो रही है, कितनी देर तक, लोकेशन पिंग्स, सडन स्पाइक इन सिक्योर कम्युनिकेशन। एल्गोरिदम बिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स एनालाइज करते हैं, जो एक मैथमेटिकल सोशल नेटवर्क एनालिसिस है। अगर नॉर्मली 3 लोग एक दूसरे से वीक में 2 बार बात करते हैं और सडनली संडे सुबह 6 बजे उनके बीच रैपिड कोऑर्डिनेशन हो रहा है, तो सिस्टम रेड फ्लैग जनरेट करता है। 28 फरवरी की सुबह एग्जैक्टली यही हुआ। मल्टीपल हाई वैल्यू नोड्स एक ही ज्योग्राफिक क्लस्टर में कन्वर्ज कर रहे थे। इसका मतलब क्लियर था, हाई लेवल मीटिंग। इंटेलिजेंस एजेंसीज सिर्फ टेक पर डिपेंड नहीं करती। सीआईए के पास एलिजेडली एक हाई फिडेलिटी ह्यूमन सोर्स था। ईरान के लीडरशिप सर्कल के अंदर कोई ऐसा इंसान जिसने कंफर्म किया कि संडे मॉर्निंग मीटिंग स्केड्यूल है और खामेनेई पर्सनली अटेंड करेंगे। ये कंफर्मेशन डिसाइसिव था क्योंकि खामेनेई नॉर्मली हाई टेंशन सिचुएशंस में बंकर में शिफ्ट हो जाते थे। पब्लिक अपीयरेंसेस सस्पेंड हो जाती थी, लोकेशन कंप्लीटली सीक्रेट, लेकिन उस दिन वो बंकर में नहीं थे। आखिर क्यों? स्पेकुलेशन बहुत है। कुछ लोग कहते हैं न्यूक्लियर नेगोशिएशंस चल रहे थे, डायरेक्ट स्ट्राइक अनलाइकली समझा गया। कुछ कहते हैं मीटिंग इमरजेंसी थी, पोस्टपोन नहीं हो सकती थी, और कुछ एनालिस्ट इसे सुप्रीम लीडर की फाइनल मिस कैलकुलेशन मानते हैं। जो भी रीजन हो, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इंडिपेंडेंट सोर्सेज से सेम कंक्लूजन निकाला। लोकेशन लॉक्ड, टाइम लॉक्ड। लोकेशन पता चल जाना इनफ नहीं होता। स्ट्राइक से पहले सबसे क्रिटिकल चीज होती है वार्निंग सिस्टम को न्यूट्रलाइज करना। पेस्ट्योर स्ट्रीट के आसपास मल्टीपल मोबाइल टावर्स थे। इजरायली साइबर यूनिट्स ने एलिजेडली सर्जिकल लेवल इंटरफेरेंस की। ऑब्जेक्टिव सिंपल था,
नेटवर्क कंप्लीटली शट नहीं करना, लोग पैनिक ना करे, बस इतना इंश्योर करना कि अगर कोई अर्जेंट कॉल करे तो रिंग ना जाए, कॉल ड्रॉप हो जाए, बिजी टोन आए, एक इनविजिबल ब्लैकआउट। क्योंकि अगर सिक्योरिटी डिटेल को थोड़ा सा भी अलर्ट मिल जाता, खामेनेई मिनट्स में अंडरग्राउंड फैसिलिटी शिफ्ट हो सकते थे। स्ट्राइक विंडो एक्सट्रीमली नैरो थी। इजरायली जेट्स ने अर्ली मॉर्निंग टेक ऑफ किया। ईरान के रशियन मेड एयर डिफेंस सिस्टम्स को अवॉइड करना था, डायरेक्ट ओवरफ्लाइट अवॉइड करना था, लॉन्ग रेंज प्रिसिशन म्यूनिशंस यूज किए गए, रिपोर्टेडली स्पैरो क्लास मिसाइल्स। इन मिसाइल्स की कैपेबिलिटी ये है कि 1000 किलोमीटर दूर से एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के अंदर एक कन्फाइंड स्पेस टारगेट कर सकते हैं। सुबह 9:50 ग्रीन लाइट, मल्टीपल प्रिसिशन म्यूनिशंस लॉन्च हुए। विद इन मिनट्स कंपाउंड हिट। इवनिंग तक कंफर्मेशन आया, टारगेट्स न्यूट्रलाइज्ड। अगर आपको ये ऑपरेशन शॉकिंग लगा तो रिवाइंड करते हैं 2020। मोहसेन फकीरजादे, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के आर्किटेक्ट, हाईवे पर उन पर रिमोट कंट्रोल ऑटोमेटेड वेपन सिस्टम से अटैक हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक एआई असिस्टेड रोबोटिक गन यूज हुआ था। 2010-2012 के बीच मल्टीपल न्यूक्लियर साइंटिस्ट मैग्नेटिक बॉम्ब से टारगेट किए गए। मोटरसाइकिल बॉर्न अटैकर्स, प्रिसिशन टाइमिंग। फिर आता है स्टक्सनेट, ऑपरेशन ओलंपिक गेम्स। यूएस और इजराइल ने जॉइंटली डेवलप किया एक साइबर वॉर्म जो नटैंज फैसिलिटी के सेंट्रीफ्यूज को हैक कर रहा था। सेंट्रीफ्यूजेस यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए स्पेसिफिक स्पीड पर स्पिन करते हैं। स्टक्सनेट ने उनकी स्पीड मैनिपुलेट की, मशीन्स खुद टूटने लगी। ईरान को महीनों तक समझ ही नहीं आया कि ग्लिच मैकेनिकल है या साइबर सैबोटेज। नियरली 1000 सेंट्रीफ्यूजेस डिस्ट्रॉय हुए। 2018 में मोसाद ने तेहरान के एक वेयरहाउस से 50,000 पेजेस और 150 सीडीज चोरी किए जो AMAD न्यूक्लियर आर्काइव थे। ओवरनाइट ऑपरेशन, ट्रक से डॉक्यूमेंट स्मगल, नेतन्याहू ने बाद में लाइव टीवी पर प्रेजेंट किया। ये आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं थे, ये एक सस्टेन्ड इकोसिस्टम बिल्टअप था। शैडो वॉर का ओरिजिन 1979 नहीं 1953 है। प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मुसद्दिक ने ईरान के ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज किया। ब्रिटिश और अमेरिकन इंटरेस्ट डायरेक्टली हिट हुए। CIA ने ऑपरेशन एजेक्स लॉन्च किया। स्ट्रीट प्रोटेस्ट फंड किए गए। मिलिट्री ऑफिसर्स ब्राइब हुए। प्रोपागेंडा कैंपिंग चला। मुसद्दिक को रिमूव किया गया। शाह को वापस लाया गया। 26 साल तक US बैक्ड मोनार्की रूल करती रही। 1979 इस्लामिक रिवॉल्यूशन इसी रिसेंटमेंट का एक्सप्लोजन था। तब से डिस्ट्रस्ट इंस्टीट्यूशनल हो गया। खामेनी स्ट्राइक ने एक प्रेसिडेंट सेट किया। अगर एक सिटिंग सुप्रीम लीडर को मल्टीलेयर्ड सर्विलेंस, साइबर ब्लैकआउट और लॉन्ग रेंज प्रिसिशन से एलिमिनेट किया जा सकता है तो ग्लोबल पॉलिटिक्स का रूल बुक अब चेंज हो चुका है। अब लीडरशिप सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ बॉडीगार्ड्स और बंकर्स नहीं, डेटा हाइजीन, नेटवर्क आइसोलेशन, एल्गोरिथमिक इनविजिबिलिटी, सब कुछ। हर इंटेलिजेंस एजेंसी अब मोसाद CIA प्लेबुक स्टडी करेगी। पैटर्न ऑफ लाइफ एनालिसिस, मेटाडेटा एक्सप्लॉइटेशन, साइबर अनेबल्ड स्ट्राइक विंडोज, अब ये न्यू नॉर्मल है। इंडिया एक राइजिंग पावर है, हमारे स्ट्रेटेजिक एडवर्सरीज भी है। इस ऑपरेशन का सबसे बड़ा लेसन है मॉडर्न वॉरफेयर सिर्फ टैंक्स और मिसाइल्स का गेम नहीं है। इंफॉर्मेशन डोमिनेंस, साइबर सुपीरियोरिटी, सिग्नल इंटेलिजेंस, ये सब इक्वली क्रिटिकल है। अगर आप अपनी डिजिटल इकोसिस्टम सिक्योर नहीं करते तो फिजिकल सिक्योरिटी भी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। कुछ लोग कहते हैं डिक्टेटर गया स्टेबिलिटी आएगी, कुछ लोग कहते हैं रेजिम डीकैपिटेशन से क्योस बढ़ता है। हिस्ट्री मिक्स्ड सिग्नल्स देती है, लेकिन एक चीज क्लियर है, आयतुल्ला अली खामेनी की लोकेशन सिर्फ एक लीक नहीं थी, वो एक डिकेड लॉन्ग डेटा हार्वेस्टिंग का रिजल्ट था। स्ट्रीट कैमरा से लेके मोबाइल मेटाडेटा तक, ह्यूमन सोर्स से लेके साइबर ब्लैकआउट तक। और जब सरप्राइज एलिमेंट खत्म हो जाता है तो बंकर भी प्रोटेक्शन गारंटी नहीं देता। मिडिल ईस्ट का पावर बैलेंस परमानेंटली शिफ्ट हो सकता है, लेकिन सवाल वही रह जाता है, क्या किसी देश के लीडर को इस तरह एलिमिनेट करना लॉन्ग टर्म पीस लाता है या ये सिर्फ नेक्स्ट साइकिल ऑफ रिवेंज को जन्म देता है? हिस्ट्री का जवाब अभी लिखा जाना बाकी है। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करना।